हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपको पता ही होगा क्लास 10 साइंस का स्पेशली फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने आपको बोला था, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो का अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर हमने कवर किया था ह्यूमन आई एंड उसके जो वेरियस डिफेक्ट्स थे उसको, जिसमें हमने एक दो क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे क्योंकि उस पार्ट से न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पार्ट 2 की, और पार्ट 2 के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जिनमें मेन जो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर बताऊं तो इस पर्टिकुलर पार्ट से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल फर्स्ट पार्ट से ही आता है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट गिवन होगी, जिस प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 10th फिजिक्स 23-24, इस तरह से लिखा होगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस साल की जो मैं वीडियोस अभी अपलोड करूंगा साइंस की या फिजिक्स की, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ऊपर आई बटन पे भी एक लिंक मिल रहा होगा, आप वहां क्लिक करके भी उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड आपको पता है बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था, जिसके अंदर हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे। और अब बात करें टॉपिक्स की जो हमने अभी कवर करने हैं, वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यार प्रिज्म होता क्या है, और उसके अंदर जब लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा। हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर करे तो क्या होगा, और इसके अलावा व्हाइट लाइट यानी पॉलीक्रोमेटिक लाइट एंटर करे तो क्या होगा। हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के भी थोड़े से कॉन्सेप्ट है, वो भी सीखेंगे। रेनबो का कॉन्सेप्ट आएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे बेस्ड, वो भी पढ़ेंगे। देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, और इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अभी प्रिज्म का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि प्रिज्म क्या है, और प्रिज्म में लाइट जब एंटर करती है तो होता क्या है। तो प्रिज्म एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। होमोजेनियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अंदर एक जैसा होता है, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह डेंस ज्यादा एक जगह कम है। जो रिफ्रैक्शन के काम आता है, तो ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम भी है। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, लेंस से ये क्यों अलग है, मिरर से क्यों अलग है। देखो, मिरर तो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, लेंस रिफ्रैक्शन करते हैं। और लेंस में देखा होगा दो साइड्स होती हैं, कम से कम एक कर्व होना जरूरी है। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, दोनों साइड प्लेन होती है और वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होती है, वो पैरेलल नहीं होती। आपने देखा होगा ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब में मान लीजिए ये वाली साइड पहले रिफ्रैक्शन में काम आ रही है, फिर ये वाली साइड रिफ्रैक्शन में काम आ रही है, तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड पैरेलल होती है। लेकिन प्रिज्म में कुछ अलग होता है, प्रिज्म में जो रिफ्रैक्टिंग साइड होती है वो इंक्लाइंड होती है कुछ एंगल पे, विद सम एंगल थीटा, ए जो भी एंगल दिख रहा है। सो प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, या एक ऐसा मीडियम है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। इसमें एक की जगह दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, अब इस तरह का शेप होता है, आप देख सकते हो। जनरली अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो इसमें चार रेक्टेंगुलर सरफेस दिखते हैं आपको, जैसे यहाँ डायग्राम में देखो डीपी क्यूबी, बी क्यू आर सी, और यहाँ पर डीपी आर सी, ये तीन रेक्टेंगुलर हैं। फ्रंट पार्ट देखो, अगर तुम इसको डी बी सी और पीछे वाला पी क्यू आर, तो आपको लगेगा कि भाई ये दो साइड से ट्रेंगुलर भी दिख रहा है आपको। और अगर मैं इसका एक स्लाइस करूं, लेटर से यहाँ से कट करते जाए, तो आपको एक ट्रेंगुलर पार्ट दिखता है यहाँ से, जनरली हम ए बी सी नाम से लिख देते हैं, या पी के और भी लिख सकते हैं। इसको जनरली प्रिंसिपल सेक्शन बोल देते हैं, जो पार्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, डायग्राम में हमेशा यहाँ दिखाते हैं। ये वाला पार्ट जो है जनरली देख सकते हो, नीचे वाला पार्ट है, इसको बेस बोल देते हैं क्योंकि नीचे की तरफ रखा हुआ है। अगर ये बेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बाकी दो साइड हैं ये लाइट को रिफ्रैक्ट करने के काम आएंगे, इसलिए इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और अगर देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ये टॉप वाला एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको रिफ्रैक्टिंग एज बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से रखते हैं डायग्राम, आप इस तरह से बनाओगे और एक्चुअल में ये दिखता है ऐसा है। अब हमें ये पढ़ना है कि भाई एक प्रिज्म में लाइट एंटर करती है तो उसका होता क्या। अब बात आती है क्वेश्चन कि भाई लाइट कौन सी लाइट, हम बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक वो होती है जिसकी एक सिंगल कलर होता है, या बोलूं सिंगल वेवलेंथ है जिसकी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रेड लाइट, तो सिर्फ रेड को ही मेंशन कर रहा हूं, ब्लू लाइट सिर्फ ब्लू को मेंशन कर रहा हूं। वहीं अगर व्हाइट लाइट लिखा हो तो अलग कहानी है। व्हाइट लाइट जिसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं, उसके लिए अलग डायग्राम है, ये नहीं है। ये उस लाइट के लिए है जो एक सिंगल कलर की है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो तो आपको एबीसी दिख रहा होगा। मैं यहाँ लेबलिंग भी कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन लेबलिंग का भी आ सकता है, आपको ये डायग्राम बनाना आ सकता है, डायग्राम पहले से गिवन हो, आपको नेमिंग करनी है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये जो एबीसी है, ये है प्रिंसिपल सेक्शन किसका, प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन, जो हम रिफ्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर इस डायग्राम में देखो तो जो बीसी साइड है बच्चों, ये आपका बेस की तरह काम कर रही है, और डायग्राम में जो ए बी है और जो ये ए सी है, ये क्या काम कर रही है, ये रिफ्रैक्टिंग साइड्स हैं, यहां से लाइट एंटर करेगी और रिफ्रैक्ट करेंगी।
रिफ्रैक्टिंग साइड्स। अब लाइट की रे को एंटर करवाना है, क्वेश्चन आता है कहां से एंटर करवाएं। भाई सोचो, अगर ये एक प्रिज्म है, लाइट तो कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। अगर ये बेस है तो भाई इस साइड से या इस साइड से एंटर करवाएंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर लाइट को मैं ये एंटर करवाता हूँ इस तरह से, कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा, ये पहला साइड रिफ्लेक्ट कर देगा, फिर वो नीचे बेस की तरफ चली जाएगी, तो वहां तो रिफ्लेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड पे रखा हुआ है उसको। तो ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्टडी करना ठीक नहीं है। फिर मैं अगर आपसे बोलूं भी लाइट को मैं सरफेस की नॉर्मल एंटर करवाऊं, हाँ रिफ्लेक्शन यहां नहीं होगा, फिर अगर वो नीचे बेस से टकरा रहा है तो कोई काम का नहीं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपने एक रे को ऐसे एंटर करवाया 3 नंबर रे को, तो ठीक है, फर्स्ट से रिफ्लेक्ट हुआ बाहर निकल के सेकंड से रिफ्लेक्ट होगा, ये चलेगा। फिर भी अगर आपसे बोलूं एक रे को मैं इस डायरेक्शन में एंटर करवा रहा हूँ 4 में, तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट से रिफ्लेक्शन होगा फिर सेकंड से हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो हमें ऐसी रे कंसीडर करनी है जिसका दोनों साइड से रिफ्लेक्शन हो। यार ऑब्वियस है, वो कब होगा, जब वो कम से कम इस नॉर्मल से नीचे की तरफ हम एंटर करवाएं, ऊपर करवाने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर मान लो मुझे इस पॉइंट से रे को अंदर एंटर करवाना है, देखो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट मिड में बनाया, ठीक है, तो मैंने एक मिड में पॉइंट बनाया और वहां पर सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल बना दिया, तो ये है नॉर्मल, इसका नाम रख दिया एन एन डैश। अब आपने जो भी रे बनानी है इससे नीचे की तरफ बनाना बच्चों, ऊपर मत बनाना। अगर ऊपर से रे एंटर करवा दोगे तो ये बेस में से रे जा ही नहीं सकती क्योंकि नीचे तो ग्राउंड है, ठीक है, तो इसलिए रे नीचे दिखाना। अब कितना नीचे वो आप पे डिपेंड करता है। फिर भी ये जो डायग्राम है ये आइडियल डायग्राम है, तो लेट अस से इस नॉर्मल से कुछ आई एंगल पे, ये आपका एंगल है आई, आई एंगल पे एक रे एंटर कर रही है इस तरह से, ठीक है, ये इसका नाम रखना चाहो तो पी क्यू रख सकते हो आप, देखो, या पीई रख दो, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ई है, तो पीई इज इंसिडेंट रे। ओके, जैसे रे एंटर की भाई, ये बाहर तो एयर में घूम रही है और अंदर तो ये भाई प्रिज्म है, प्रिज्म तो ग्लास से बना है, बाहर फिर हमारी एयर है, तो एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, रेयर से डेंसर में। अब हमने तो इस डायरेक्शन में भेजा ताकि वो सीधा चला जाए, तो मैंने इसकी इनिशियल डायरेक्शन बना दी। ये डायरेक्शन कौन सी है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ये बच्चे। क्या ये रे इस पे ही जाएगी, नहीं भाई इस पे तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो बेंड पक्का होगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो वो सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और वो इधर चल पड़ी, इस डायरेक्शन में चलेगी। और ये हुआ इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से लिख दिया, आप R1 R2 भी लिख सकते हो, R1 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये रे फर्दर पहुंची, अब तो ये ग्लास के अंदर है, सीधी चलती गई, जैसे ये पॉइंट पहुंची F पे, अब फिर गड़बड़ होगी, अब इसको ग्लास से एयर में जाना है, अब डेंसर से रेयर में जाना है, तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंडिंग अवे होगी, तो भाई ये सीधी ना जाके अवे हो जाएगी और ये नीचे की तरफ चली गई, इधर की तरफ, और जितने एंगल से बाहर निकली इसको एंगल ऑफ इमरजेंस नाम दे दिया। अब बेटा इसको आर नाम भी दे सकते हो, R1 R2, लेकिन मैंने इसको नाम ई दे दिया, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, क्योंकि इस एंगल से बाहर इमर्ज हो रही है। और ये एंगल किसके बीच में होता है, ये इस पॉइंट का नॉर्मल और जो बाहर रे निकली उसके बीच का। अब पहली रे को तो हमने इंसिडेंट बोला था, अंदर वाली रे जनरली रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, और जो बाहर वाली एफ एस देख रहे हो जो बाहर निकल के आई, इसको एमरजेंट रे बोलते हैं। ये वाला एंगल आपको पता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। एक एंगल और बनाना है, ये जो फाइनल जो रे बाहर निकल रही है इसको बच्चों पीछे की तरफ यानी बैक में ड्रॉ करते हैं। तो चलिए मैं इस रे को, एस वाली रे को जब बैक में ड्रॉ करता हूं बेटा, ये यहां पर मिलती है, और अगर जो इंसिडेंट रे है उसको मैं आगे की तरफ ड्रॉ करूं, यहां पर मिलती है, तो ये उनके बीच का एंगल है। एंगल किसके बीच में, एमरजेंट रे की डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डी से लिखते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। मैं यहां लिख देता हूं द एंगल बिटवीन, वैसे सुनिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, डी से लिखते हैं। अच्छा, कुछ रिलेशंस होती हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए बच्चे, ये जो सबसे बाहर वाला एंगल है आई, और एक सबसे बाहर एंगल ऑफ इमरजेंस, इन दोनों का सम जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होता है, ठीक है। हालांकि इसका डेरिवेशन जो है वो हायर क्लासेस में है, फिर भी ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आई और ई का सम ए और डी के बराबर होता है। दूसरी चीज, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, क्या ये किसी फैक्टर पर डिपेंड करता है कि भाई जो रे जो बाहर निकली है वो कितना बेंड होके निकलेगी, वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रिज्म इक्वेशन अभी भी मैंने आपको बताया, एंगल आई प्लस एंगल ई दोनों का जो सम है वो एंगल ए प्लस एंगल डी के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। इसको हम प्रिज्म इक्वेशन भी बोल देते हैं। हाँ, एक प्रिज्म फॉर्मूला भी होता है जिसमें जनरली ये डेविएशन एंगल को हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू n - 1
एन बेटा होता है यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस ग्लास का है इंटू ए। तो ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, इसका ज्यादा यूज नहीं है आपको। ये देखो, जब भी एक एक सबसे मेन चीज सुनना, जब भी आपका रे डायग्राम का क्वेश्चन कुछ आता है एग्जाम में, आपको बनाना होता है, तो हमेशा लेबल्ड डायग्राम बनाओ, यानी उसमें हर रे का नाम भी लिखो। जैसे ये डायग्राम बनाना आ जाए तो खाली बच्चे डायग्राम बना देते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि भाई पी ए रे हमारी इंसिडेंट रे है, ई एफ हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, एफ एस हमारी इमरजेंट रे है, भाई ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये सब बताना पड़ता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। सुन लीजिए, अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन था डी, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम वेवलेंथ वाली लाइट एंटर करवाएंगे तो डेविएट रे ज्यादा होगी, और इसका वाइस वर्सा, यानी अगर ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एंटर करवाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। चलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया, मान लीजिए ऐसे एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के अंदर एक ही, मैंने दो प्रिज्म बना दिए, एक नहीं, एक जैसे प्रिज्म है, दोनों आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल प्रिज्म है। यहां पर मैंने एक रे एंटर करवाई और यहां पर भी मैंने एक रे एंटर करवाई, दूसरे के अंदर भी सेम एंगल है। ठीक है, दोनों प्रिज्म सेम है और दोनों का आई भी क्या है, मैंने सेम लिया। अब आपसे पूछूं भाई दोनों रे उस प्रिज्म में एंटर करेंगी, अब बोलोगे सर बिल्कुल एंटर करेगी। ये भी मान लीजिए ऐसे सीधी ना जाके नीचे बेंड होगी, और ये भी मान लो सीधी ना जाके नीचे बेंड हुई, तो लेकिन ज्यादा बेंड कौन होगी? अगर ये राइट मैं बोल दूं ग्रीन है, और अगर मैं तुमसे बोल दूं ये है रेड, तो तुमसे क्वेश्चन ने पूछा कि एक प्रिज्म में ग्रीन लाइट एंटर कर रही है किसी एंगल पे, और दूसरे प्रिज्म में रेड लाइट एंटर कर रही है सेम एंगल पे, दोनों रेज में से डेविएट कौन होगा? आप बोलोगे सर दोनों सेम एंगल पे है तो सेम डेविएट होगी। अरे नहीं, इनकी वेवलेंथ तो अलग अलग है। तो आपको शायद ये बात पता है कि वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट की होती है, उससे ज्यादा होती है बच्चों इंडिगो की, फिर उससे ज्यादा ब्लू की, फिर होती है आपकी ग्रीन, फिर होती है येलो, फिर होती है ऑरेंज की, और सबसे ज्यादा होती है रेड की। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, या कुछ ऐसे समझो वॉयलेट और रेड में रेड की सबसे ज्यादा होती है इस सीक्वेंस में, विबग्योर अगर आपको याद हो। अगर ऐसा है तो वॉयलेट की वेवलेंथ अगर सबसे कम है, उसके बाद उससे थोड़ी सी ज्यादा इंडिगो ब्लू। अब क्वेश्चन में ग्रीन और रेड को कंपेयर करना है, तो ग्रीन और रेड में ग्रीन की वेवलेंथ कम है, और अगर ग्रीन की वेवलेंथ कम है तो उसका डेविएशन होगा ज्यादा। इट मीन ग्रीन के केस में डेविएशन होगा ज्यादा, डेविएशन ऑफ ग्रीन होगा ज्यादा, डेविएशन होगा रेड का कम। तो रेड हमारी कम मुड़ेगी और ग्रीन हमारी ज्यादा मुड़ेगी। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे इसी पे एक क्वेश्चन बोलूं, भाई तुमने क्या किया, दो रेज को एक साथ, तुमने ग्रीन और रेड को एक साथ भेज दिया प्रिज्म के अंदर, क्या दोनों एक साथ बाहर निकलेंगी? नहीं, दोनों बाहर एक साथ नहीं निकलेंगी, क्योंकि दोनों का डेविएशन अलग अलग है। तो आपको ग्रीन थोड़ी नीचे ज्यादा दिखेगी और रेड थोड़ा ऊपर दिखेगी, क्योंकि ग्रीन में डेविएशन ज्यादा होना है। तो ये पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे, बिल्कुल इस पे डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली, यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में तुमसे कहा भाई तुम्हारे पास दो प्रिज्म है, ठीक है, दो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और आपसे कहा कि दोनों के अंदर सेम कलर की लाइट एंटर कर रही है, इसमें भी ब्लू और इसमें भी ब्लू, और सेम एंगल पे एंटर कर रही है। क्या दोनों सेम ही डेविएट होंगी? क्या इसका एंगल ऑफ डेविएशन और इसका एंगल ऑफ डेविएशन सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेविएशन उसका ज्यादा। तो अगर ये प्रिज्म नंबर ए है, ये प्रिज्म नंबर बी है, तो डेविएशन इन प्रिज्म नंबर बी वो ज्यादा होगी ए से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तीसरा डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, डी इज प्रोपोर्शनल टू ए, यानी अगर प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा है तो डेविएशन भी ज्यादा होगा, अगर ए कम है तो डी भी कम होगा। हालांकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन आपका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे ज्यादातर रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट भी मैटर करता है। यस, ये जो एंगल, जिस एंगल से लाइट अंदर एंटर करती है, इसका ये जो नॉर्मल के साथ एंगल है बेटा, ये भी मैटर करता है। हालांकि 12th में बहुत ज्यादा डिटेल में आता है, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको याद रखना है क्या, ये इस एंगल आई को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, इस आई को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, तो डी बच्चे क्या होना स्टार्ट कर देते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। क्या करना? डिक्रीज। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से डी क्या होना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। ये हालांकि मैथमेटिकली है, इससे डीप में मत जाओ, सिंपल इतना याद रखो कि आई को इंक्रीज करते हैं तो ये दो काम होते हैं, पहले डी डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इस ग्राफ में देखो ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं बच्चों, यानी जितने एंगल पे एंटर की और उतने एंगल से बाहर आई, डेविएशन नहीं, एंगल ई की बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों बराबर होते हैं बच्चों, उस केस में जो डेल्टा है उसकी वैल्यू होती है मिनिमम, या जो डी होता है उसकी वैल्यू होती है मिनिमम, यानी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाई एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होता है, जब आई और बी बराबर होते हैं इस केस पे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक चीज और मैं प्रिज्म से रिलेटेड आपको बताना चाहूं यहाँ पर, कि प्रिज्म डेविएशन करता ही क्यों है। आपने ये सीखा हुआ है कि एक ग्लास स्लैब के अंदर जब लाइट एंटर करती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो सीधी नहीं जाती, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा शिफ्ट हो जाती है ना, उसमें लेटरल शिफ्ट मिलता है। लेकिन प्रिज्म में कुछ अलग कहानी है, प्रिज्म में वो डेविएट ही कर देता है। रीजन क्योंकि यहाँ पर दोनों सरफेस जो है बच्चे वो पैरेलल है, और प्रिज्म के अंदर जो दोनों सरफेस है वो इंक्लाइंड है, और इसी इंक्लिनेशन की वजह से यहाँ पर डेविएशन है। ओके भाई, सिंगल कलर की कहानी हो गई खत्म। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हम एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जैसे मैं बोलूं व्हाइट लाइट, अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट या व्हाइट लाइट वो होती है जिसमें एक से ज्यादा कलर्स है, और आप सबको पता है व्हाइट लाइट एक्चुअल में 7 कलर से मिलकर बना है। ये सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, ठीक है, न्यूटन डिस्क और उसने प्रिज्म से बताया था कि हम व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ सकते हैं। इट मीन व्हाइट कलर 7 से ही मिलके बना है, यानी ये जो 7 कलर हैं विबग्योर वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जब एक साथ रहते हैं तब ये आपको व्हाइट दिखता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, याद रखना कि ये जो 7 कलर्स हैं ये एक सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। 7 कलर्स कौन से, विबग्योर के, ट्रेवल विद सेम स्पीड, ये सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। अगर ये सेम स्पीड से ट्रेवल ना करें तो एक आगे पीछे हो जाएंगे कोई ना कोई। आपको ऐसा दिखता है कि भाई आप सन से जो लाइट आ रही है सबसे पहले वॉयलेट पहुंचा, फिर इंडिगो पहुंचा, फिर ब्लू पहुंचा, नहीं, आपको एक साथ मिल रही है, मीन सारे सेम स्पीड से आ रहे हैं। तो सब अलग अलग नहीं होते, हाँ अलग अलग हो सकते हैं, उनका कुछ तरीका अलग है, वो प्रिज्म कर सकता है या रेनबो में होते हैं, वहां पर उन 7 कलर्स को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग एंगल पे डेविएट कर दिया जाता है, इसलिए हमें वो अलग अलग दिखते हैं। अदरवाइज सातों एक साथ चलते हैं, व्हाइट कलर हमें दिखता है, सेम स्पीड होती है सबकी। अब इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कि भाई क्या होगा अगर एक व्हाइट लाइट को 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग तो अभी पता नहीं कि 7 कलर से बने, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है जब एक व्हाइट कलर की लाइट, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब प्रिज्म में एंटर करती है तो क्या होगा। तो ये डायग्राम भी ध्यान से आना चाहिए बच्चों को, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या मिस्टेक करते हैं। तो एक प्रिज्म लिया हमने, नाम रख दिया ABC, ठीक है। इस प्रिज्म में लाइट एंटर की, कौन सी, व्हाइट लाइट, यहाँ लिखा हुआ है, यहां से एंटर की, जैसे ही यहां पर इस पॉइंट पे पहुंची, भाई जाना चाहिए था सीधा, ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन है किसकी बच्चे, इंसिडेंट रे की, व्हाइट लाइट की, बट यहीं से ही उनका डेविएशन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे ऊपर वाली लाइन से दिखाते हैं, लेकिन यहीं से 7 कलर्स अलग अलग होने स्टार्ट हो गए, बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और व्हाइट लाइट के अंदर 400 नैनोमीटर से लेके 700 या अप्रोक्सीमेटली 800 नैनोमीटर तक के सभी कलर्स हैं, और अगर ऐसा है तो सबकी वेवलेंथ डिफरेंट, तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग। ये होता है वॉलेट का, ये होता है रेड का, यानी वॉलेट की वेवलेंथ कम है, इनवर्सली होता है ना बच्चे, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये इनवर्सली होता है। सो जिसका वेवलेंथ कम वो डेविएट ज्यादा होगा, तो वॉलेट की वेवलेंथ सबसे कम सबसे ज्यादा डेविएट, तो बेचारा सबसे नीचे चला गया वॉलेट, फिर उसके ऊपर इंडिगो, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो आपको पता है भाई एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमारी जो व्हाइट लाइट है एक्चुअल में वो विबग्योर 7 कलर का ही तो कॉम्बिनेशन है, और इनमें भी 400 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है वॉलेट की, और रेड की जो होती है अप्रोक्सीमेटली 800 नैनोमीटर, कुछ बुक्स में बेटा 780 या 740 भी लिखा हो सकता है, इतनी वेवलेंथ होती है। तो अगर आप इनको देखो यार, इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो सबका डेविएशन अलग अलग होगा। अब वॉलेट की वेवलेंथ सबसे कम तो डेविएशन सबसे ज्यादा, तो वॉलेट बेचारा सबसे ज्यादा डेविएट हुआ और रेड सबसे कम, तो यहीं से इसी पॉइंट से डेविएशन स्टार्ट, वॉलेट सबसे नीचे, उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहां डेविएशन हुआ। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन दिखाना है बच्चों, स्टेट नहीं दिखाना, यहां पर भी थोड़ी बेंडिंग हुई और सारे के सारे कलर बाहर निकल के आए,
और मान लीजिए हमने कोई स्क्रीन लगाई तो आपको सबसे नीचे वॉलेट दिखेगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपको 7 कलर का एक बैंड मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ये जो 7 कलर का जो बैंड मिलता है बच्चों, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? सो 7 कलर्स obtained on a screen when a white light passes through a prism is known as spectrum of white light, that is Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। और ये जो फिनोमिना है इसमें क्या खास बात है भाई, हर कलर अलग क्यों हुआ? क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग थी, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि व्हाइट लाइट जैसे एंटर किया वो 7 रंगों में टूट गया। दिस फिनोमिना जिसके अंदर क्या है, व्हाइट लाइट इज splitting into its 7 constituent colors, this is known as dispersion of white light। the phenomena of splitting of white light into 7 constituent colors is known as dispersion of white light। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों? dispersion of व्हाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट का पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अलग अलग होना, सेपरेट होना, ये डिस्पर्जन कहलाता है। डिस्पर्जन वर्ड का मीनिंग होता है लाइट का वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट होना, बट यहां पर व्हाइट लाइट सेपरेट हो रही है 7 कलर में, इसलिए इसका नाम रख दिया डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। और ये जो 7 कलर मिल रहे हैं इनका क्या नाम रखा था? स्पेक्ट्रम। हाँ, इस प्रिज्म को हम डिस्पर्जिंग प्रिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्पर्जन का काम कर रहा है, डिस्पर्जिंग प्रिज्म। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है प्रिज्म का, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं जनरली प्रिज्म वाले डायग्राम में, तो लेटर से इस तरह से कोई एक रे एंटर कर रही है यहाँ पर, इंसिडेंट रे, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन आपने बनानी होती है, ठीक है, वो बना दी। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, यहाँ पर एज इट इज ही रखते हैं और यहाँ से ये वाली रे एज इट इज यहाँ तक बनाते हैं और यहाँ से ऐसे कलर्स अलग अलग दिखा देते हैं, तो ये डायग्राम गलत होता है बच्चों, ध्यान रखना। दूसरी गलती जो करते हैं बच्चे जनरली, वो ये करते हैं कि अगर ये एक प्रिज्म है और हम इसमें एक रे को एंटर करवा रहे हैं बच्चों इस तरह से, ये उसकी डायरेक्शन भी चलो मैंने दिखाई दी, ओरिजिनल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो बच्चे यहां से चलो बेंडिंग दिखा देते हैं और ऐसे बेंडिंग दिखा देते हैं यहीं पर 7 कलर। तो बेटा इसके साथ में कोई भी नहीं चलता, ध्यान रखना, क्योंकि सभी बेंड होते हैं, इस लाइन पे किसी को भी नहीं दिखाना, ये गलती कर देते हैं। तीसरी गलती जो बच्चे जनरली करते हैं डायग्राम बनाते टाइम, वो ये है कि मान लीजिए ये एक हमने प्रिज्म बना लिया और हम इसमें इंसिडेंट रे दिखा दे, चलो मान लो ये इंसिडेंट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन भी दिखा दी हमने, यहाँ से एक रे एंटर कर रही है यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से बहुत सारे बच्चे चलो ठीक है इसके ऊपर के साथ भी नहीं मिलाते और यहाँ सेपरेट दिखा देते हैं, यहाँ तक तो कहानी ठीक है, 7 अलग अलग रेज बना देते हैं, लेकिन वो इन 7 रेज को फिर सीधा कर देते हैं, यहाँ से सीधा निकाल देते हैं, ये गलती है बच्चे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो करना क्या है आपको बनाना है क्या सही, मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक प्रिज्म बनाना है, ठीक है, फिर आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक पॉइंट डिसाइड करना है जहां पर रे एंटर करनी है। लेटर से ये पॉइंट है तो मैंने एक डॉटेड लाइन पहले ही बना देनी है इसकी मिड से, ठीक है, ये आपने सबसे पहले काम करना है। फिर हमने एक जो रे हमारी इंसिडेंट करेगी उसको दिखाना है, तो मान ली ये हमारी इंसिडेंट रे इस लाइन पे आई, ये व्हाइट लाइट है, ध्यान रखना, ये कौन सी लाइट है, व्हाइट, तो इसलिए तो डिस्पर्जन होगा, व्हाइट लाइट है। सबसे पहले यहीं पर डिस्पर्जन आपने करना है, ठीक है, 7 कलर आपने दिखाने हैं, तो मैं उसके लिए अलग कलर यूज कर रहा हूँ, ब्लू। यहाँ से मान लीजिए 1, मैं लाइन सिंपल बना देता हूँ ना, ठीक है, एरो के विदाउट लाइन बना देता हूँ, फिर बाद में हम एरोज लगा ही लेंगे इस पर, 7, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से फिर फर्दर आपको बेंडिंग दिखानी है, यस, यहाँ से थोड़ा नीचे बेंडिंग हुई, यहाँ से भी थोड़ा बेंडिंग दिखाओ, यहाँ से भी थोड़ा बेंडिंग दिखाओ, यहाँ से भी बेंडिंग दिखाओ, ठीक है बच्चों, यहाँ से भी बेंडिंग दिखाओ, इसमें भी और यहाँ से भी, ठीक है। ये आपने डायग्राम सही बनाना है। फिर हाँ चाहो तो आप तुम स्क्रीन दिखा सकते हो भाई, इधर मान लीजिए आप ऐसे एक स्क्रीन बना दो, इन पे लगा के दिखाना, ये वॉलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपका स्पेक्ट्रम है। यहाँ इसका नाम दे देना क्योंकि लेबलिंग करनी जरूरी होती है भाई, ABC, और हमारा ये जो एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है, व्हाइट लाइट है हमारी, और अगर किसी एक का डायग्राम दिखाना है तो एंगल ऑफ डेविएशन दिखा सकते हो, अदरवाइज वो भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट डायग्राम, ठीक है, जो आपने बनाना होता है। अब आपको पता है ये जो 7 कलर मिले थे हमने उसको क्या नाम दिया था, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट दिया था, ठीक है। कौन कौन सा था, वॉलेट था, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम विबग्योर बोल देते हैं।
सारे के सारे कलर सेम वेलोसिटी में चलते हैं एयर में, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और सबकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, सबकी वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इन सबका 7 का कॉम्बिनेशन ही तो व्हाइट कलर हमें दे रहा है। और इन सब कलर की सबकी अपनी एक वेवलेंथ है, क्योंकि वेवलेंथ ही उनकी पहचान है, वेवलेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। अब अगर इन 7 कलर्स की वेवलेंथ को लिखा जाए, देखो बेटा ये एंगस्ट्रॉन में लिखा है। एंगस्ट्रॉन होता क्या है मैं आपको बता दूं, 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। हाँ, नैनोमीटर में भी लिखा हो सकता है, एक सिंगल जीरो हटा दो वो नैनोमीटर में हो जाएगा। नैनोमीटर बोलते हैं 10⁻⁹ मीटर को। तो वॉलेट होता है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन या 400 नैनोमीटर। ठीक है, और रेड का होता है आपका 7900 या ऑलमोस्ट 800 हो गया। तो इन सबकी इंडिविजुअल याद नहीं करनी, बस सीक्वेंस पता होना चाहिए, वॉलेट का सबसे कम, रेड का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है रिकम्बिनेशन ऑफ कलर। ठीक है, इस पे भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ भी बच्चे डायग्राम को बनाने में गलती करते हैं, और डायग्राम बना लेते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते। क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है बहुत बार कि एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर कर रही है, 7 कलर में टूट रही है, अगर हम एक और प्रिज्म साथ में लगा दें लेकिन इन्वर्टेड प्रिज्म, तो क्या होगा, होगा, तो उसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मिसिंग होता है बच्चों का। सो ये तुम्हें मैं बता चुका हूँ, आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि भी व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है। तो हमने क्या किया, कार्डबोर्ड लिया, एक होल कर दिया ताकि व्हाइट लाइट की एक बीम मिल सके। अब ये विदाउट कार्डबोर्ड भी बना सकते हो। तो ये एक व्हाइट कलर की लाइट यहाँ से आ रही है, तो एक प्रिज्म लगाया पहला। इस प्रिज्म को जो लाइट को डिस्पर्स करेगा उसको डिस्पर्सिंग प्रिज्म बोलेंगे। अब यहाँ पर 7 कलर में डिवाइड हुआ, हालांकि ये आपको लग रहा होगा बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, थोड़ा सा बेटा ये नीचे की तरफ ही दिखाना आपने। ठीक है, इसको नीचे दिखाना है। अब बोलोगे सर 7 कलर होते हैं, इसने तो 2 दिखा रखे हैं। अरे 7 के 7 बना सकते हो। इसने डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एनसीईआरटी ने क्या किया, सिर्फ सबसे नीचे वाला वॉलेट और सबसे ऊपर रेड 2 कलर दिखाए। ठीक है, आप भी ऐसे दिखाओ, ये वॉलेट और ये रेड। अब क्या किया, इसके जस्ट बाद एक और प्रिज्म लगा दिया, लेकिन इन्वर्टेड लगा दिया, उसको उल्टा लगा दिया। ये क्या करेगा, उन रेज को वापस से मिला देगा और व्हाइट लाइट वापस बना के भेज देगा। इस दूसरे प्रिज्म को हम रिकम्बाइनिंग प्रिज्म भी बोल देते हैं। पहला अगर डिस्पर्स कर रहा है, दूसरा उसको रिकम्बाइन कर रहा है, और हमें व्हाइट लाइट का व्हाइट मिल जाएगा। ऐसा क्यों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दो प्रिज्म को अगर आप एक साथ रख दो तो क्या दोनों मिलकर एक ग्लास स्लैब जैसा काम कर रहे हैं ना, ये ग्लास स्लैब जैसा हो गया। यानी पहला सरफेस और लास्ट सरफेस दोनों पैरेलल हो गए। अगर ऐसा है तो अगर इसमें कोई रे व्हाइट एंटर कर रही है तो वो बाहर भी व्हाइट ही निकलेगी, लेकिन दोनों में क्या फर्क होगा, दोनों में बस एक लेटरल शिफ्ट मिलेगी। अगर आप इसकी इनिशियल डायरेक्शन देखो, अगर वो इस डायरेक्शन में है तो फाइनल इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो ये लेटरल शिफ्ट मिल गया। हालांकि तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना लेटरल शिफ्ट वगैरह, रीजन नहीं बताना, तुम्हें सिर्फ ये रिकम्बिनेशन वाला डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। और तुम्हें एक्सप्लेन भी करना है कि पहला हमारा डिस्पर्सिंग प्रिज्म है, दूसरा हमारा रिकम्बाइनिंग प्रिज्म है, और ये कर क्या रहे हैं, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये सब चीज आपको एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, और ये पार्ट भी कंपलसरी है, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं। ओके, अगर वैक्यूम की बात करें तो वहां डिस्पर्जन नहीं होता, आपको पता है वैक्यूम में सभी सेम स्पीड से चलते हैं। इवन एयर के अंदर भी यही कहानी है, सेम स्पीड से चलते हैं सभी के सभी कलर। अगर हमारा प्रिज्म अंदर से होलो है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा गया आज तक, फिर भी व्हाट विल बी द कलर ऑफ इमर्जेंट लाइट व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन वॉल्ड होलो प्रिज्म। भाई अगर थिन वॉल होलो है तो यहाँ पर भी पैरेलल सरफेस है दो लाइट के जहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से भी दो पैरेलल सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, व्हाइट लाइट बाहर की तरफ निकल आएगी। हाँ, कुछ एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है, लेकिन वहां पर डिस्पर्जन नहीं होगा, व्हाइट की व्हाइट लाइट मिलेगी। क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है सीबीएसई सैंपल पेपर में इस साल का जो लॉन्च हुआ है प्रिज्म से रिलेटेड, क्वेश्चन में बोला गया कि सवेरा पास्ड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू द सीरीज ऑफ इक्विलेटर प्रिज्म। अच्छा, इक्विलेटर क्यों बोला, हम जो प्रिज्म यूज करते हैं बेटा वो 60 डिग्री एंगल वाले होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 प्रिज्म है, 1 2 3 प्रिज्म है। यहां से व्हाइट लाइट एंटर की, यहां से बाहर निकल के आएगी स्क्रीन पे। हमने पूछा लास्ट में कलर कैसा मिलेगा, सो व्हाट कलर्स विल बी सीन। अगर 2 होते प्रिज्म तो वापस से व्हाइट मिलना था, लेकिन तीसरा आ गया यानी वापस से 7 कलर में तोड़ देगा, तो स्क्रीन पे आपको वही विबग्योर ही मिलने वाला है। अच्छा, अब सीक्वेंस की बात करें विबग्योर में, तो आपको पता है भाई ये दो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल ही करना है। तो ये अकेला प्रिज्म है और सीधा पड़ा हुआ है, तो सीधा पड़ा हुआ अकेला प्रिज्म क्या करता है, आपको पता होगा व्हाइट लाइट एंटर करती है, 7 कलर में डिवाइड होता है, यहाँ से सारा यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ फर्दर बेंड हो जाता है, नीचे वॉलेट मिलता है ऊपर सबसे रेड। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, नीचे वॉलेट होगा ऊपर सबसे रेड होगा, बीच में सारे के सारे कलर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना नहीं सिर्फ बताना है इसके अंदर।
तो विबग्योरी है। लेकिन सोचो क्वेश्चन में अगर तुम्हें ऐसे प्रिज्म दिए होते तीनों, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह के 3 प्रिज्म दिए होते और स्क्रीन का पूछ लेता, तब सीक्वेंस उल्टा होता, ऊपर वॉलेट होता, नीचे रेड होता। ठीक है, तो डायग्राम को देख लेना। फिर आपको बोला कॉपी द डायग्राम अब उसको बनाओ, ड्रॉ करना है इस बार, एंटरिंग द प्रिज्म 1 एंड इमर्जिंग थ्रू प्रिज्म 3। इस बार आपको ड्रॉ करके दिखाना है, तो भाई जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया आपने वैसा ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहां से एंटर करके पहले यहां पर ऐसे 2 दिखा दो, आप सारी मत दिखाओ, 2 दिखा दो, यहां से थोड़ा सा बेंडिंग दिखाओ। ठीक है, यहाँ बीच में सीधी, यहाँ से वापस उसको रिकम्बाइन करके यहाँ निकाल दीजिए और यहाँ से फिर से उसको 2 कलर में आप डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर 7 कलर दिखा दीजिए। ऊपर मत दिखाओ, नीचे दिखा दिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले वाले डायग्राम को। ठीक है, ये वॉलेट वाला होगा, रेड वाला, बीच वाले दिखाना हो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज ये एक्सट्रीम कलर्स का दिखा के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट में बोला नेम द ऑल प्रोसेस टिक, भाई आपको एक्सप्लेन करना है भाई इस चीज को, भाई ये चल क्या रहा है, तो आप बता देना भाई यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर लाइट जो है पहले प्रिज्म ने यहाँ डिस्पर्जन किया, लाइट को 7 कलर में तोड़ दिया। फिर यहाँ पर इस जगह पे बच्चों, इस जगह सिंपल रिफ्रैक्शन हुआ, फिर फर्दर क्या हुआ, रिकम्बिनेशन हुआ, है ना। इसने सिर्फ किसका पूछा, नेम ऑल द प्रोसेस टेक प्लेस व्हेन द बीम ऑफ लाइट एंटर्स द प्रिज्म 1 एंड इमर्ज। ठीक है, जब एंटर किया और इमर्ज किया, भाई एंटर करते टाइम तो यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ और इमर्ज करते टाइम पे यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। 2 ही नाम लिखने हैं, डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन, और कुछ तीसरा नहीं लिखना। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यही आंसर आपको दे रखा है ABC का। ओके, देखो अब बात करें, हमने जो अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा, इसका मतलब व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म में या कोई भी ऐसा मीडियम जिसके अंदर रिफ्रैक्शन 2 सरफेस से होता है और दोनों इंक्लाइंड हो, किसी एंगल पे हो, लाइट डिस्पर्स हो जाती है, व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो क्या नेचर में हमें कहीं पर ऐसा दिखता है? यस, नेचर के अंदर इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल आपको मिलता है, वो है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो जो बनता है उसके पीछे भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। तो अगर हम बात करें डिस्पर्जन ऑफ लाइट नेचर में कहाँ दिखता है, रेनबो के अंदर। सो होता क्या रेनबो के अंदर, जब सनलाइट जो है वो वाटर ड्रॉप्स में, अब आपको पता होगा जो रेनबो है हमेशा कभी भी जो है रेन शावर के बाद, यानी जब भी रेन हो जाए या रेन हो रही होती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स होती हैं। तो जैसे ही सनलाइट वहां एंटर कर जाए और वो वाटर ड्रॉप में एंटर करती है तो वाटर ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म, और जहां से क्या होता है, लाइट उसमें एंटर करके जब बाहर निकलती है आपको 7 कलर का पैटर्न दिखता है, एक एरो या बो की शेप में, कहां पर ऊपर स्काई के अंदर, जिसको हम रेनबो बोल देते हैं। सो इसके लिए वाटर ड्रॉप का होना कंपलसरी है, ध्यान रखना। दूसरा जो सनलाइट है वो वाटर ड्रॉप में एंटर करनी चाहिए, सनलाइट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेनबो कब देखना है, कैसे देखना है, ये अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेसिक सी बात, वैसे तो रेनबो 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो प्राइमरी रेनबो को डिस्कस करूंगा, यानी बाय डिफॉल्ट अगर आप जब भी बात करते हैं तो प्राइमरी रेनबो की ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्क है कलर्स का जो स्काई में विजिबल होता है, और इसका होने का रीजन क्या है, रीजन है रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये 2 चीजें हैं। 2 के अंदर मैं एक और चीज इंक्लूड करूंगा, वो है आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या कई बार इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लिखा होता है। क्या होता है कि ये एक बड़ा ही स्पेशल केस है, जब लाइट रेज, ध्यान से सुनना इस बात को, जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर कर रही हूं, एक ऐसा स्पेशल एंगल होता है जिससे ज्यादा एंगल होने पर लाइट वापस उसी मीडियम में बेंड हो जाती है। लाइट डेंसर से रेरर में नहीं जाती, लाइट डेंसर से वापस डेंसर के अंदर आ जाती है। एक बड़ी ही स्पेशल कंडीशन है, उसको TIR बोलते हैं। तो ये एक वर्ड यूज होगा हमारे अपकमिंग टॉपिक के अंदर। नाउ अब रेनबो का चलो ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन आ गई कि एक आर्क है 7 कलर्स का जो हमें स्काई में मिलता है, उसके पीछे के फिनोमिना जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन और TIR। ये 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्शन है TIR ही उसी का नाम है, आप रिफ्रैक्शन में TIR भी लिख सकते हैं। अब बात करें इसमें बनता कैसा है, तो अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाटर ड्रॉप्स हैं, अगर मैं आपसे बोल दूं, और यहाँ से सनलाइट अगर एंटर कर रही है तो आपका जो फेस है वो कहाँ होना चाहिए, वो टुवर्ड वाटर ड्रॉप्स, यानी जहां पर भी हम रेनबो देख रहे हैं उसकी तरफ होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यानी अगर मैं आपसे बोलूं सन आपके बैक साइड में होना चाहिए, यानी आपकी जो बैक है वो सन के टुवर्ड होनी चाहिए, सनलाइट इस तरह से आनी चाहिए, तभी आप रेनबो देख पाओगे। और आपको शायद ये भी पता होगा कि हम हमारे साउथ साइड में रेनबो नहीं देख सकते, बिकॉज सन कभी, आपको पता होगा, आपके बैक में यानी नॉर्थ में नहीं जाएगा, जिससे वेस्ट वाया साउथ होके जाता है, दैट्स वाई साउथ में आपको रेनबो नहीं दिखता।
ठीक है। रेनबो देखने के लिए सनलाइट आपके पीछे से यानी सन आपके बैक साइड में होना चाहिए। ठीक है, आपके एकदम ओवरहेड जो है सनलाइट एंटर करेगी वाटर ड्रॉप में और उससे आपका रेनबो का फॉर्मेशन होगा। अब रेनबो बनता कैसे है उसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मैं एक सिंगल ड्रॉप का आपको पहले बना के दिखाता हूं ताकि फिर हम उसकी हेल्प से कंप्लीट रेनबो की बात करें। लेट अस से ये एक रेन का ड्रॉप है, एक सिंगल ड्रॉप पे मैं दिखा रहा हूं क्या फिनोमिना होता है। तो ये हुआ हमारा रेन ड्रॉप, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बच्चों, रेन ड्रॉप। ठीक है, रेन ड्रॉप या वाटर ड्रॉप भी लिख सकते हैं इसको। अब होता क्या है, इसमें सनलाइट एंटर करवाना है हमें, तो सनलाइट व्हाइट कलर की है, तो लेट अस से यहाँ से इसके अपर पार्ट से यहाँ से क्या है, सन की लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये है व्हाइट कलर की लाइट, सनलाइट व्हाइट लाइट ही होती है, तो डिस्पर्जन भी इसी का होगा। अब जैसे ही एंटर की यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या वो सीधी जाएगी? नहीं, वो सीधी नहीं जाएगी, यहीं से वो कलर्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। किसमें? कलर्स में डिवाइड में। तो ये लेटस से चला गया आपका रेड कलर इसका। ठीक है, और दूसरा कलर आपको पता है वॉलेट कलर होता है, उसको मैं ब्लू से ही दिखा देता हूँ, या ये मान लीजिए दिखा देता हूँ इससे। तो ये दो कलर आप देख सकते हो, सिर्फ दो ही नहीं होते बच्चों, और भी कलर है, लेकिन ये इसके मैं एक्सट्रीम कलर्स दिखा रहा हूँ, रेड और वॉलेट। ठीक है, यहाँ पर यानी इस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा फिनोमिना हुआ बच्चों? यहाँ पर हुआ आपका, इस जगह पे हुआ डिस्पर्जन। क्या हुआ? डिस्पर्जन। यानी व्हाइट लाइट जैसे ही रेन ड्रॉप में एंटर की, डिस्पर्जन हुआ, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। ये सारे के सारे 7 कलर बीच में होंगे, सबसे ज्यादा वॉलेट तो डेविएट होता है, सबसे कम रेड होता है। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ये है अंदर वाटर, ठीक है, और बाहर है एयर। यानी ये जो रेड और वायलेट कलर की रेज है, इसको अब वाटर से एयर में जाना है, डेंसर से रेयर में जाना है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जो एंगल है बड़ा ही स्पेशल एंगल हो जाता है, और उस स्पेशल एंगल की वजह से लाइट बाहर नहीं निकल पाती, लाइट की रे बाहर नहीं निकल पाती और वापस ही ऐसे अंदर की तरफ आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से सेम वॉलेट के साथ भी होता है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो फिनोमिना हुआ वो है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन, या जिसको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और फाइनली रे इस साइड आ गई, और यहाँ पर सिंपल रिफ्रैक्शन के थ्रू जो रेज है वो बाहर निकल जाती है। जैसे ये वाली रे इधर की तरफ आ गई, और इसी तरह से ये जो दूसरी रे है रेड कलर की, वो भी बच्चे यहाँ पर रिफ्लेक्शन होके बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एक सिंगल ड्रॉप में इतनी सारी काम होते हैं। देखो व्हाइट लाइट एंटर की, सबसे पहले यहाँ डिस्पर्जन हुआ, वो 7 कलर्स में डिवाइड हुआ, वो 7 कलर जो है यहाँ से वापस अंदर चले गए, जिसको बोला TIR, और यहाँ पर सिंपली वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर सारे के सारे कलर आ जाएंगे। अगर मैं आपको बाकी कलर्स की बात करूं बच्चों, बाकी कलर इसी के अंदर वाली साइड में ही होंगे। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ पर सारे के सारे कलर है, हालांकि मैं ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ग्रीन लाइन नहीं है, यहाँ पर बाकी सारे के सारे कलर्स है। ठीक है, यहाँ पर 7 के 7 कलर्स आपको मिलते हैं। और ये जो 7 के 7 कलर मिल रहे हैं, अगर मैं उनके नाम लिखूं तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ TIR की वजह से वॉलेट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, रेड नीचे की तरफ चला गया, बाकी सारे के सारे इसके अंदर है। और आप बोलोगे कि सर क्या ये रेनबो है? ये रेनबो नहीं है, ये अभी एक सिंगल ड्रॉप की वजह से ऐसा हुआ। और सोचो अगर रेज इधर आ रही है तो मेरी ह्यूमन आई जो अगर मैं बात करूं वो इस साइड होनी चाहिए, है ना, इसको देखने के लिए रेज इधर आनी चाहिए, और सनलाइट बिल्कुल पीछे से आ रही है, यानी सन जो है बच्चे, यानी जो सन है वो बिल्कुल आपके कहाँ होना चाहिए, बैक में होना चाहिए, सन आपके बैक में होना चाहिए। ठीक है, तभी तो इस तरह का आप देख पाओगे। अभी तो आई सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप से, तो यहाँ वाली सभी लेयर ऐसा काम करेगी, इसके नीचे भी बहुत सारी लेयर्स हैं, तो इस तरह से मल्टीपल लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉप की। अब उनसे होगा क्या, जो अपर लेयर है, देखो इस डायग्राम में आप समझ पाओगे, ये एक अपर लेयर की वाटर ड्रॉप है, सनलाइट एंटर की, यहाँ देखो वो ग्योर 7 कलर्स में डिवाइड हुआ, यहाँ TIR हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ गया। आप देखो जरा ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर वॉलेट मिल रहा है, रेड मिल रहा है, और बाकी सारे कलर बीच में है। लेकिन जो अपर लेयर्स हैं वहां से हमें रेड कलर रिसीव होता है, बाकी कलर हम हमारे सिर से पीछे की तरफ चले जाते हैं, यानी सबसे अपर लेयर वो मुझे रेड सेंड कर रहा है। तो और सबसे लोअर लेयर की मैं बात करूं, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा हुआ, लोअर लेयर से हमें कौन सा कलर मिल रहा है, रेड कलर, सॉरी वॉयलेट कलर मिल रहा है। ठीक है, बाकी कलर सारे नीचे चले गए, यानी हमारा जो पॉइंट ऑफ विजन है, उस पॉइंट ऑफ विजन में जो अपर लेयर है वो रेड कलर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, लोअर जो वॉयलेट को है, इसके अंदर अदर भी बहुत सारी लेयर्स होंगी, वो आपको डिफरेंट कलर्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपको कुछ इस तरह से विब ग्योर का पैटर्न दिखेगा, और कहाँ दिखेगा, बिल्कुल इसके बैक साइड में। अगर मैं इसको बनाता हूं बच्चों, यहाँ पर बैक में बनाता हूँ, तो यहाँ पर आपको कंसेंट्रिक आर्क दिखेगा इस तरह से, जिसके अंदर सबसे अपर जो स्ट्रिप आपको दिखेगा वो रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपको बाकी सारे के सारे स्ट्रिप मिल जाएंगे, ये वॉयलेट का, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, आपको शेप इसका आर्क की फॉर्म में मिलेगा। रीजन क्योंकि जो ड्रॉप्स हैं वो भी स्फेरिकल शेप की हैं, इसकी वजह से आपको यहाँ पर इस तरह से आर्क मिलेगी 7 कलर्स की। ठीक है, जनरली बच्चे सोचते हैं कि एक सिंगल वाटर ड्रॉप रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रेनबो के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल रेन ड्रॉप के अंदर ये सारे फिनोमिना होते हैं। कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, नंबर 1 पे हुआ यहाँ पर डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन हुआ। दूसरे नंबर पे क्या हुआ बच्चों, TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और थर्ड नंबर पे सिंपल रिफ्लेक्शन हुआ। तो इन तीनों ने मिलकर रेनबो को बनाने में हेल्प की। ठीक है, हालांकि एक सिंगल ड्रॉप ने ऐसा किया। अब जो सबसे अपर लेयर है वो सिर्फ रेड को कंट्रीब्यूट करती है, और जो सबसे लोअर लेयर है वो वायलेट को, और बाकी बीच वाली डिफरेंट कलर्स को कंट्रीब्यूट करती है। और इस तरह से आदमी को आपको एक इस तरह का पैटर्न मिल जाता है। और ध्यान रखना, इस रेनबो के अंदर जो रेड कलर है वो सबसे ऊपर है, वॉलेट सबसे नीचे है। तो यानी ये जो आपको रेनबो बनता हुआ दिखता है बच्चों जनरली, उसका जो विबग्योर वाला पैटर्न है वो नीचे से स्टार्ट होता है, यानी उल्टा पैटर्न या स्पेक्ट्रम बोल सकते हो। ये हमारा होता है प्राइमरी रेनबो। ठीक है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है इसकी, और जनरली हमें यही दिखता है। बोलोगे सर बार बार प्राइमरी क्यों बोल रहे हो, बिकॉज एक ऐसा और जो है रेनबो होता है जो कभी कभी दिख जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, मैं बच्चों वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ, हालांकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है, जनरली जो सनलाइट है जब लोअर पोर्शन से कभी एंटर कर जाती है किसके अंदर, वाटर ड्रॉप के अंदर। जैसे यहां से मान लीजिए सनलाइट यहां से एंटर की, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन से एंटर कर गई, तो ये है हमारी सन की व्हाइट लाइट। इस केस में क्या होता है, जैसी व्हाइट लाइट एंटर की, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है डिस्पर्जन होगा। कौन कौन से कलर होते हैं, वॉलेट और रेड। वॉलेट जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा हुआ। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद रेड वाला सबसे कम। तो मैं रेड बना देता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पर ये रेड कलर। ठीक है, ये दोनों पहुंचे। यहाँ पर सबसे पहला 1 नंबर यहाँ पर क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। ठीक है भाई, डिस्पर्जन तो नॉर्मल होना ही था, 7 कलर में टूट गए। अब यहाँ पर होता है बच्चों TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी वो वापस अंदर चला जाता है। तो ये वाला कलर यहाँ पहुंच जाता है, और दूसरा कलर जो है आपका वॉलेट वाला वो कुछ इस तरह से पहुंच जाता है। लेकिन इस रेनबो में एक बार और TIR हो जाता है, 2 बार TIR हो जाता है। 2 बार TIR होने की वजह से होगा क्या, ये कलर लेटर से यहाँ आ गया आपका, जो दूसरा कलर है आपका वो यहाँ से बच्चे यहाँ आ जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर फाइनली आपका रेड कलर बाहर निकलता है, और दूसरा आपको वायलेट कलर भी यहाँ से बाहर होता हुआ दिखता है इस जगह से। ठीक है, तो इस रेनबो में क्या है, यहाँ पर TIR हुआ, और यहाँ पर फाइनली हुआ रिफ्रैक्शन, लाइट की रेज बाहर आ रही है। तो इसमें क्या है कि सबसे अपर लेयर आपको वॉलेट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये वॉलेट रेड ऊपर रह जाता है इस बार। देखिए अगर पीछे वाले डायग्राम में देखें, यानी जो सबसे पहला डायग्राम, यहाँ वॉलेट सबसे ऊपर था, रेड सबसे नीचे था। और इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, रेड सबसे ऊपर है, वॉलेट सबसे नीचे चला गया, पैटर्न चेंज हो गया। यानी इस केस में जो रेनबो बनता है बच्चों, अगर इस तरह से मैं आर्क दिखाता हूं तो मैं रेनबो की, ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है वॉलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और लास्ट में रेड, इस तरह का मिलता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो। और सेकेंडरी रेनबो बनने में बताओ क्या है, वही सेम, पहले डिस्पर्जन होता है, फिर TIR होता है, फिर एक बार फिर से TIR होता है, और लास्ट में रिफ्लेक्शन होता है, यानी 2 TIR होते हैं। जनरली ये बहुत कम बनता है। ठीक है, आपको प्राइमरी ही ज्यादा दिखता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा हमने डिस्पर्जन पढ़ लिया, डिस्पर्जन का टॉपिक खत्म है यहाँ पर, जिसमें रेनबोस की एप्लीकेशन पढ़ी थी। अच्छा, कुछ बच्चों ने देखा होगा CD डिस्क जो होती है उसको जब हम देखते हैं तो कई बार 7 कलर दिखाई देते हैं। बेटा वो आपका डिस्पर्जन नहीं है, वहाँ फिजिक्स का एक अलग फिनोमेना यूज होता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। इवन ऐसे ही आपने कभी देखा होगा ऑयल ड्रॉप है कहीं पर, ठीक है, उसके अंदर भी आपको 7 कलर दिखते हैं, वहां भी बेटा अलग जो है कंसेप्ट होता है। जहां भी थिन फिल्म्स या थिन लेयर्स जो है अगर वो 7 कलर दिखा रही हैं तो उसमें डिस्पर्जन नहीं होता, वहां हम एक अलग फिनोमेना पढ़ेंगे, डाइफ्रैक्शन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है 7 कलर्स के लिए। ठीक है, चलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है वो बेंड हो जाती है, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर यही काम कौन करवा दे, एटमॉस्फेयर करवा दे, तो इसको हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब एटमॉस्फेयर क्यों करवाएगा, तो शायद आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो लेटर से बच्चे ये अर्थ है, अगर तो अर्थ की अगर मैं सरफेस को बनाता हूँ, रफ बना देता हूँ, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, और इसका जो सरफेस नहीं, सॉरी एटमॉस्फेयर बोलूंगा,
तो क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर की कोई बाउंड्री है? नहीं। सबसे पहले तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की कोई बाउंड्री नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एक रफली मान लीजिए मैं बाउंड्री बना भी देता हूँ इस तरह से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अर्थ की जो डेंसिटी है या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, क्या वो यूनिफॉर्म है? नहीं, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास लेटर से मैंने कोई पॉइंट बनाया यहाँ पर बच्चों ए, एक पॉइंट मैं यहाँ बनाता हूँ बी, एक पॉइंट बनाता हूँ यहाँ सी। क्या इन सब लेयर्स की जो कंपोजिशन है वो सेम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्या इन तीनों लेयर, ऐसे तीन नहीं, ऐसे हजारों लेयर्स हैं, शायद उससे भी ज्यादा छोटी छोटी लेयर्स हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए तीन बता रहा हूँ। क्या तीनों का कंपोजिशन सेम है? बोलोगे नहीं। तो क्या इनकी डेंसिटी सेम है? नहीं। तो क्या इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है? नहीं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। इट मीन इवन अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब इससे होगा क्या, लेटर से एक लाइट की रे इस सी वाले पॉइंट से होती हुई बी की तरफ जा रही है, तो क्या वो सीधी चली जाएगी? वो नहीं जाएगी। रीजन, क्योंकि सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, बी का अलग है, वहां पर चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हुआ लाइट की रे बेंड हो जाएगी। तो यानी इवन एटमॉस्फेयर के अंदर चलते चलते लाइट की रे बेंड हो जाती है, ठीक है। इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर हम बात करें भी अर्थ के सरफेस की, तो जनरली जो नीचे वाला होता है सरफेस के पास, एटमॉस्फेयर जो है सरफेस के पास, ये थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है बच्चों, डेंसर होता है। और जो अपर लेयर्स होती हैं वो जनरली क्या मिलती हैं आपको, रेयर मिलती है। तो अगर मैं बताऊं अर्थ के एटमॉस्फेयर के, अगर आप ऊपर वाली साइड से नीचे की तरफ आते हैं, यानी जब कोई लाइट की रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो रेयर से डेंसर की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, एंड इसी की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक बेसिक से एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। तो इसके अंदर दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। जब भी आपसे पूछे कि वन लाइन में बताओ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, तो पहला तो आपका आंसर यही होना चाहिए भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा जो सबसे मेन है आपने जो लिखना है कि जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फार है, वेरी फार। ये क्यों लिखा लाइन, ये बहुत जरूरी है। जनरली बच्चे एक नंबर पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं, दो नंबर पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, लेकिन दो नंबर पॉइंट कंसीडर होगा तभी ट्विंकलिंग को समझ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विंकलिंग का मीनिंग क्या होता है भाई? भाई ट्विंकलिंग का मीनिंग होता है कि जब भी कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है वहां से आपको लाइट मिलती है, जनरली वहां उस टर्म को हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि लेटर से बच्चे ये तुम्हारे पास कोई एक लाइट का सोर्स है जिससे तुम्हारे पास लाइट आ रही है, ठीक है, और ये मान लीजिए तुम्हारी आई है जो इस लाइट को रिसीव कर रही है। और अगर मैं तुमसे बोलूं बच्चों ये जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है, कभी कम आ रही है कभी ज्यादा आ रही है, ठीक है, और इसकी फ्लक्चुएशन जो है आपको पता लग रही है, आप फील कर पा रहे हो कि हाँ यार ये कभी ब्राइट ज्यादा हो रहा है, कभी ये डिम हो रहा है, कभी ब्राइट हो रहा है कभी डिम हो रहा है ना, इस तरह का मिले, इसी चीज को ट्विंकलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विंकलिंग। व्हेन देयर इज एपरेंट चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, उसको हम ट्विंकलिंग बोलते हैं। अब स्टार्स के साथ क्या होता है भाई, सुनो। अब मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये मान लीजिए अर्थ का एटमॉस्फेयर की रफ मैंने एक बाउंड्री बना दी, ठीक है, एक रफ बाउंड्री बना दी, और स्टार वैसे बहुत दूर है। अब दूर ये वर्ड क्यों बार बार बोल रहा हूँ, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट या पॉइंट साइज, ये क्या इस दूसरे पॉइंट का मीनिंग है ये भी समझाता हूँ। तो लेटर से एक स्टार की ये एक्चुअल पोजीशन है, स्टार यहाँ पर अपनी जगह पे है। आपको पता है स्टार बहुत दूर है, बहुत दूर होने की वजह से वो बहुत छोटे होते हैं, छोटे मतलब वो एकदम पॉइंट साइज की तरह है, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट की तरह है, ठीक है, ये मीनिंग है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का। तो ये है क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है। अब उससे कुछ लाइट की रे एंटर कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल कर रही है। अब जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी तो आपको पता है सबसे अपर लेयर का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और सबसे नीचे वाले का भी है, और क्या वो सेम है? नहीं। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो इंक्रीज हो रहा है, यानी लाइट की रे जो स्टार से निकली उसको अर्थ में एंटर करते ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग मिल रहा है, धीरे धीरे वो इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में एंटर कर रहा है, रेयर से डेंसर, जिससे थोड़ा वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होता रहेगा, थोड़ी सी बेंडिंग मिली। ऐसे बहुत जगह पे हर लेयर में कुछ ना कुछ बेंडिंग मिलेगी। तो मैं बहुत सारी लेयर्स नहीं दिखा सकता, इसलिए रे को सीधा अपने बेंडिंग होता हुआ दिखा दिया। एक्चुअल में ऐसे रेस नहीं जाती, यहाँ छोटी छोटी बेंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल लेयर्स, और फाइनली लेटर से ये किसी ऑब्जर्वर को रेज ऐसे मिल चुकी है, यहाँ रिसीव हो गई।
लेकिन इस ऑब्जर्वर को लगेगा भाई ये रे तो बिल्कुल पीछे से आई है क्योंकि लाइट तो सीधी आती है, तो उसको लगेगा कि स्टार जो है बच्चे यहाँ पर है। तो स्टार यहां पर था लेकिन उसको यहां दिखा, तो दिस इज नोन एज एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ये कौन सी थी? ये थी एक्चुअल पोजीशन। नंबर 1, स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, फर्स्ट जो इसमें आपने याद रखना, ठीक है। जब भी कोई स्टार है वो अपनी एक्चुअल से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा और उसकी पोजीशन ये दिखी। मेरा क्वेश्चन, चलो ठीक है, ये पोजीशन दिख रही है, स्टार से लाइट आ रही है, क्या अगले सेकंड आपको स्टार यहां दिखेगा? नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट थोड़ी है, ये एटमॉस्फेयर फिक्स थोड़ी है, इसमें भी कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो हो सकता है अगले ही सेकंड या उससे भी पहले स्टार की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, यानी इस जगह से अब लाइट नहीं आ रही, अब किसी दूसरी जगह से लाइट आ रही है, थोड़ी देर बाद किसी तीसरी जगह से लाइट आएगी। इस तरह से आपको लगेगा भाई यहां से लाइट जो है एकदम से ब्राइट आ रही है, थोड़ी देर बाद वहां ब्राइटनेस कम होगी, किसी दूसरी जगह से ब्राइटनेस दिख रही है, फिर ब्राइटनेस कम हो रही है, फिर ब्राइटनेस दिख रही है। तो इस तरह से आपको स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। तो यहां पर देखो एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन ने लाइट को बेंड किया जिससे स्टार यहां दिखा। दूसरा, वो पॉइंट साइज था, तभी हमें उससे मिलने वाली लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती हुई मिलेगी, हमें एवरेज चेंज मिलेगा। अब ये बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई अगला जो टॉपिक है उसमें हम ये बात करते हैं प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। भाई प्लैनेट्स तो बहुत ज्यादा नजदीक है और नजदीक होने से वो एक्सटेंडेड सोर्स का काम करते हैं, वो एक बहुत बड़े सोर्स की तरह है। ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर एक प्लैनेट है ये और उस प्लैनेट के अंदर छोटे छोटे मल्टीपल सोर्स है, तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह है। अगर सोचो सभी छोटे छोटे जो बल्ब है उनसे कुछ लाइट के अंदर एवरेज चेंज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज सब दे रहे हैं लाइट का, कोई कम कोई ज्यादा कोई ज्यादा, लेकिन ऑन एन एवरेज सबका टोटल चेंज इन इंटेंसिटी जीरो होता है। अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई ये मान लीजिए 1000 बल्ब है, इसमें से ये वाला जो बल्ब है इसकी पोजीशन चेंज होकर यहाँ आ गई, ठीक है, ये यहाँ ग्लो कर रहा है वहां से बंद हो गया, और मान लीजिए ये यहाँ से बंद होकर यहाँ ग्लो कर रहा है, आपको कोई कुछ भी नहीं पता लगेगा क्योंकि बहुत सारी लाइट पहले से है। और वहीं अगर एक सिंगल बल्ब है वो यहां से बंद होकर यहाँ ग्लो कर रहा है, आपको पता लगेगा, यहां से बंद होकर यहाँ पर ग्लो कर रहा है, आपको पता लगेगा क्योंकि ये सिंगल है। और यहाँ पर 1000 बल्ब में से 10-12 बल्ब भी इधर उधर पोजीशन चेंज करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। ये एक्सटेंडेड सोर्स की वजह से ऐसा होता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो एक्सटेंडेड सोर्स की तरह ही होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों जो एवरेज चेंज इन इंटेंसिटी है वो नहीं मिलता, ठीक है। इंटेंसिटी ऑलमोस्ट उतनी ही मिलती रहती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। आई थिंक सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम्हें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। अगेन ये किस पे बेस्ड है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। अब ये होता क्या है, देखिए सबसे पहले समझे, ये मान लीजिए अर्थ है, ये है अर्थ। अगर मैं इस जगह पे हूं, ठीक है, तो मेरे लिए जो हॉरिजन होगा, हॉरिजेंटल जो लाइन होगी बच्चे, वो कौन सी लाइन होगी? वो ये लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन को मैं बोलूंगा हॉरिजन या फिर हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजन या हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे ही सन इससे ऊपर की तरफ आएगा तो मैं बोलूंगा सनराइज हो गया, और जब सन यहां से घूम के इसके नीचे जाएगा तो मैं बोलूंगा सनसेट हो गया, ठीक है। सनराइज और सनसेट का ये कंसेप्ट होता है। हॉरिजन से नीचे है तो अभी सनराइज नहीं हुआ, जैसे ही हॉरिजन से ऊपर आया तो सनराइज हो गया। तो देखो भाई इस एग्जाम्पल में लेटर से सन यहां है, वो हॉरिजन से नीचे है, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए बोल रहा हूं मैं। अच्छा यहां भी तो कोई ऑब्जर्वर हो सकता है, क्या पता एक आदमी यहां पर खड़ा हो, तो इस आदमी के लिए तो भाई एकदम दोपहर का टाइम है क्योंकि सन इसके एकदम ऊपर है, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, उसके लिए तो अभी सन बाहर ही नहीं आया, तो इसके लिए रात का टाइम है। मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इस आईज की, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो भाई इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये है ओरिजिन, सन अभी उससे नीचे है, तो लेटर से सन से कोई रे आई है, वैसे तो बहुत सारी रे आती है, हर डायरेक्शन में आती है, तो हमने ये वाली कंसीडर की। जैसे रे एंटर की अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो सीधी तो जाएगी नहीं, क्योंकि भाई रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो बेंड होगी, तो रे धीरे धीरे बेंड होती गई और फाइनली इस ऑब्जर्वर को ये रे मिली। तो भाई इसको लगेगा ये रे तो यहाँ से आई, तो इसको जब बैक में ड्रॉ करते हैं तो उसको सन की यहाँ पर एक एपरेंट इमेज मिलती है। तो भाई इस आदमी को लगता है कि सन यहाँ पर है, किस कहां से ऊपर? ओरिजिन से ऊपर। तो इस आदमी के अकॉर्डिंग भाई सनराइज हो गया, लेकिन सनराइज अभी नहीं हुआ, सन की एक्चुअल पोजीशन नीचे है, लेकिन इस आदमी को लगेगा भाई सन तो बाहर आ गया, सनराइज हो गया। और इसी चीज को बोलते हैं एडवांस सनराइज। सन को एक्चुअल में यहां पहुंचने में अभी 2 मिनट लगेंगे, इसका मतलब हमें 2 मिनट पहले ही सनराइज दिख जाता है। इन अ सिमिलर वे सनसेट के टाइम पे भी ऐसा होता है कि सनसेट हो चुका होता है, मान लीजिए सन यहां पर पहुंच गया, लेकिन मुझे यहां पर दिखता रहता है, ठीक है। सनसेट हो जाता है लेकिन हमें फिर भी वो ऊपर दिखता रहता है, इसको डिलेड सनसेट बोलते हैं, वहां पर भी 2 मिनट का फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां पर एक टर्म और लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा।
वो वैसे नेक्स्ट पेज पे मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। फ्लैटनिंग ऑफ सन जो है वो आपको मैं भी बता ही देता हूँ, ठीक है। सन जो है उसका जो शेप है वो हमें ओवल शेप दिखता है, ये इसको फ्लैटनिंग ऑफ सन बोलते हैं। रीजन इज अगेन सेम, सन से जो रेज आती हैं जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, लेटर से अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एंटर करते ही बेंडिंग हो जाती है, बेंडिंग की वजह से रेज इतना ज्यादा बेंड हो जाती है कि जब उसकी इमेज बनती है तो हमें लगता है सन थोड़ा छोटा है या पिचका हुआ है या दबा हुआ है, तो यहाँ से हमें वो थोड़ा ओवल शेप का सन हमें मिलता है। तो इसके पीछे भी रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर हम बात करें दोपहर की, अच्छा ये फ्लैटनिंग वाला जो काम है ये जनरली मिलता कब है, ये आपको जब सन की रेज ज्यादा एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, एटमॉस्फेयर में जहां पर बेंडिंग ज्यादा मिलेगी। वहीं अगर हम दोपहर की बात करें, सन एकदम सिर के ऊपर होता है, उस टाइम पे जो सन की रे एटमॉस्फेयर की ऑलमोस्ट नॉर्मल आती है, लेटर से ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, आप यहाँ पर हो ऑब्जर्वर और सन यहाँ पर है, तो रेज एकदम नॉर्मली आती है, और नॉर्मली आपको पता है रिफ्लेक्शन नहीं होता, बेंडिंग नहीं होती, तो वहां पर सन आपको एकदम सर्कुलर ही मिलता है, तब आपको फ्लैटनिंग नहीं मिलती। बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि अगेन लाइट से रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा फिनोमिना है। जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है बेंडिंग लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करे, लेकिन स्कैटरिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब किसी सिंगल मीडियम में ही ट्रेवल कर रही होती है, तो हो सकता है उस मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, तो लाइट उस एटम्स, मॉलिक्यूल या जो भी रास्ते में पार्टिकल है उसके साथ इंटरेक्ट करती है, और उससे होता क्या है वो समझते हैं। चलिए मान लीजिए कोई मीडियम का ये कोई एक सिंगल मैंने पार्टिकल बना दिया, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल ऑफ मीडियम। हाँ, इसका साइज मैटर करता है, ध्यान रखना, ये हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। लेट अस से इसकी जो विड्थ है या साइज है, इसको मैं ए से लिख देता हूँ, इसका साइज मैटर करेगा, ध्यान रखना इस बात को। और क्या है, लाइट की रेज आ रही है कहीं से, ये मान लीजिए लाइट है, ठीक है, इसका वेवलेंथ मैटर करेगा, ध्यान रखना, उस वेवलेंथ को मैं लैम्डा लिखता हूँ, ठीक है, वेवलेंथ आपको पता होगा, लेंथ ऑफ वन वेव। क्या है, जब लाइट रेज किसी मीडियम में से, सिंगल मीडियम में से, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि एक मीडियम से दूसरे में, नहीं, किसी सिंगल मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही थी, रास्ते में मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, तो क्या हुआ, उन पार्टिकल्स ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या कर रहा है, उस लाइट को दोबारा से री एमिट कर रहा है हर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। पार्टिकल्स का, पार्टिकल ये एटम की फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर री एमिट करते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। इस फिनोमिना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा सोचो जरा, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो खाली थोड़ी है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेज है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो सोचो जब लाइट, चाहे वो सन की लाइट है या कोई भी अदर सोर्स ऑफ लाइट है, जब वो लाइट मूव कर रही होती है तो ये सब पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके दोबारा से री एमिट कर देते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। इसी फिनोमिना को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये स्पेशल क्यों है। देखिए इसके 3-4 रीजन हैं जिसकी वजह से ये स्पेशल है। फर्स्ट रीजन तो क्या है कि बच्चों ये एक बड़ा ही स्पेशल केस है जिसमें लाइट का यानी रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब हम दो ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, देखो लाइट जो कि फिजिकल फॉर्म जिसकी नहीं होती वो एनर्जी की फॉर्म है, और दूसरा पार्टिकल हाँ जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो इन दोनों का इंटरेक्शन है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं तो स्कैटरिंग की वजह से एक चीज और हो जाती है, स्कैटरिंग की वजह से जनरली पार्टिकल्स की पाथ विजिबल हो जाती है, इसको बाद में हम टिंडल इफेक्ट भी बोलेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं स्कैटरिंग को, ठीक है। सो स्कैटरिंग से होगा क्या ये समझो। मान लीजिए ये कोई लाइट का सोर्स है, एक मैं इलेक्ट्रिक बल्ब ही मान लेता हूं। अब आपको पता है कि लाइट का जो सोर्स है उससे तो बहुत सारी लाइट की रेज आएंगी, तो मान लीजिए बच्चों ये लाइट की रेज इससे ऐसे निकल के इधर जा रही हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई जब भी एक लाइट के सोर्स से लाइट निकलती है, क्या तुम इन लाइट की रेज को ट्रेवल करते हुए देख सकते हो? नहीं, आपको नहीं दिखती, ठीक है। रीजन क्यों नहीं दिखती, बिकॉज यहाँ पर जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज शायद बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई इस मीडियम के अंदर हम पार्टिकल्स थोड़े से बड़े साइज के ले लेते हैं,
अब बड़े साइज के कैसे ले, जनरली आपने कभी देखा होगा कि मॉर्निंग के टाइम पे जब घर में क्लीनिंग चल रही हो, फ्लोर क्लीनिंग हो, या मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हों एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर, या ऐसे पार्टिकल जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो, जनरली कोलाइडल सॉल्यूशंस अगर हों, लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो अब क्या हुआ, एयर के पार्टिकल, एयर के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल हमने किसी तरह से पहुंचा दिए। स्मोक भी कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इंसेंस स्टिक से आपने देखा होगा जो स्मोक निकलता है, धुआं, उससे भी ये काम हो सकता है। जैसे ही आप ये काम करोगे तो इससे होगा क्या कि वही जो रेज है वो आ रही थी वो इन पार्टिकल से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ये पार्टिकल उसको हर डायरेक्शन में क्या करेंगे, री एमिट करेंगे। लेट अस से ये इस डायरेक्शन में री एमिट कर रहे हैं इन लाइट की रेज को, और अगर आपकी आईज यहाँ पर है बच्चों तो आपको ये रेज मिलेंगी। ये रेज मिलने का मतलब क्या है, आपको ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो दिखने लग जाएंगे, ये वाले पार्टिकल। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसकी वजह से जो लाइट की पाथ है आपको विजिबल हो जाएगी, आपको दिखेगा भी हाँ लाइट रेज क्या है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि कुछ रेज इधर भी तो री एमिट होंगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थोड़ी होंगी। तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है। इसको स्कैटरिंग ऑफ, सॉरी, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली ये किन में दिखता है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ही दिखता है। तो ये तीसरा पॉइंट याद रखना, अगर मैं लिक्विड्स में परफॉर्म कर रहा हूँ। जब भी आपने कभी यूट्यूब इंटरनेट पे देखा होगा, जो टीचर्स या जो लोग लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं, उनको लाइट की पाथ को दिखाना है, चाहे वो लेजर लाइट की पाथ हो या किसी की, तो पाथ को ज्यादा क्लियर दिखाने के लिए वो जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, या रूम के अंदर थोड़ा धुआं कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर लाइट की पाथ दिख जाएगी। वहां पर फिनोमिना कौन सा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। अब यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बच्चों, वो ये दो पॉइंट्स हैं। आपको ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैं आपको बता दूं क्या, यहाँ पर दो फैक्टर क्या है, एक तो जो लाइट रे हम यूज कर रहे हैं वो उसकी वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, लैम्डा इसका सिंबल होता है, ध्यान रखना वेवलेंथ का। वेवलेंथ होती क्या है, तो शायद आपको पता होगा कि जो लाइट वेव है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, या फिर एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट का डिस्टेंस, या एक ट्रफ से लेके एक दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस, ये आपका वेवलेंथ लैम्डा ही होता है। इसका जनरल यूनिट डिस्टेंस वाला ही है, मीटर। बहुत छोटी वेवलेंथ होती है जनरली, तो आप नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉन में ये यूनिट भी यूज कर सकते हैं। पहला ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर बच्चों, जो पार्टिकल है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, जनरली हम उसको स्कैटरर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्कैटरर। तो जो दूसरा है वो क्या है, साइज ऑफ स्कैटरर। देखो यहाँ पर हमने एक्स सिंबल से उसको लिखा है, ए डी एक्स, जो भी सिंबल यूज करना चाहो लिख सकते हो। ये जो दो चीजें ये बहुत मेन रोल प्ले करती है। स्कैटरर क्या है, जो स्कैटरिंग करवाता है, वो पार्टिकल जो एब्जॉर्ब करके री एमिट कर रहा था। कंडीशन नंबर 1, इसको याद रख लेना बच्चों, कंडीशन नंबर 1 कि अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बहुत कम है, यानी पार्टिकल बहुत छोटे हैं, जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसा ही होता है, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उस केस में स्कैटर क्या करेगा, जब स्कैटर का बहुत छोटा साइज हो वेवलेंथ ऑफ लाइट से, रिले स्कैटरिंग वैलिड होगी। रिले स्कैटरिंग, रिले एक फिजिस्ट का नाम है, उसने कहा भाई मेरे वाला ये कॉन्सेप्ट लगेगा अगर ये कंडीशन मिल जाती है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसने कहा था कि भाई लाइट की इंटेंसिटी जो स्कैटर हो रही है वो 1/λ की पावर 4 होगी। ऐसे समझो कि वो लैम्डा की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई अगर जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्कैटर होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी वो कम स्कैटर होगा। मैं कंपैरिजन की बात करूं, तुम्हें बोलूं कि वायलेट और रेड कलर की दो लाइट्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में एंटर की। अब एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स के साइज जनरली छोटे हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अगर ये फुलफिल हो गई तो वॉलेट और रेड में आपको बताया वॉलेट की वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो उसकी स्कैटर करने की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी स्कैटरिंग के बाद आपको वॉलेट कलर ज्यादा फैलता हुआ स्कैटर दिखेगा हर डायरेक्शन में। लेकिन वहीं रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मीन्स वो कम स्कैटर होगा।
तो इसलिए आप देखना जब भी व्हाइट कलर की लाइट एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो सबसे कम रेड स्कैटर होता है और सबसे ज्यादा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ये कलर स्कैटर होते हैं। तो जनरली ब्लू सबसे ज्यादा आपको दिख जाता है क्योंकि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू में ब्लू को स्कैटर करने वाले पार्टिकल थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा स्काई का कलर भी आपको ब्लू दिखता है। हालांकि नेक्स्ट पेज में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये मेन पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है बच्चों, ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है। ये दूसरा भी एक पॉइंट है कि मान लो अगर पार्टिकल बहुत बड़े साइज का है लाइट की वेवलेंथ से, तब क्या होगा? उस केस में रिले का रूल जो है वो नहीं लगेगा, रिले स्कैटरिंग वैलिड नहीं होगी। उस केस में सभी वेवलेंथ जो है वो इक्वली स्कैटर होगी, ऐसा नहीं है वहां भेदभाव नहीं होगा, रेड वॉलेट सब एक बराबर होंगे। अगर व्हाइट लाइट आती है तो ऑलमोस्ट व्हाइट लाइट ही चली जाती है इस केस में। ठीक है। आपको मैं बता दूं क्लाउड्स जो है वो व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं? क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉप्स होती हैं, जनरली जैसे ही व्हाइट लाइट उन पे जाके गिरती है वो उनको एब्जॉर्ब करता है, फिर री एमिट करता है, और री एमिट जो करता है वो ऑलमोस्ट सारे कलर ही करता है। जब सारे कलर करेगा तो आपको पता है वो कैसा दिखेगा, वो फिर से व्हाइट ही दिखता है। ठीक है। सो कैसे पता लगा सकते हैं स्कैटरिंग को? टिंडल इफेक्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अब टिंडल इफेक्ट मैं आपको वैसे तो बता चुका हूं कि भाई स्कैटरिंग की वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। अब अगर आप इन डायग्राम्स में देखें तो आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा होगा कि भाई ये लाइट की रे जैसे सीधी आ रही है, आपको नॉर्मल केसेस में नहीं दिखता। यहाँ पर आपने देखो फॉरेस्ट के अंदर ये जो जो इन ट्रीज की जो कैनोपी है, ऊपर वाली जो जगह स्पेस बच जाता है, वहां से लाइट एंटर कर रही है। अब होता क्या है कि बच्चों इस जगह पे स्मोक नहीं तो डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है ना, उस वजह से। या दूसरा डायग्राम देखो, एक विंडो से आपको लाइट ऐसे पास होती दिख रही है और ये देखो पाथ आपको क्लियर कट विजिबल ऐसे दिख रही है ये पाथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, उसने पाथ विजिबल करवा दी। अगेन ये डायग्राम आपका फॉरेस्ट का है, तो इन तीनों डायग्राम से आप देख पा रहे हो कि आपको पाथ विजिबल होगी। ठीक है। ये स्कैटरिंग किसने की? ये हो सकता है डस्ट पार्टिकल ने की हो, या हो सकता है स्मोक ने की हो, या टिनी वाटर ड्रॉप जो एयर के अंदर है उसने की हो। तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है। इससे हो क्या जाता है? पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, सन बीम जो विंडो से एंटर करे, ठीक है, बीम सनलाइट की, ठीक है, डस्ट पार्टिकल जिसमें रूम में हो वहां पर भी आप देख सकते हो टिंडल इफेक्ट आपको दिख सकता है। क्लाउड्स के थ्रू भी, ठीक है, बहुत सारे क्लाउड्स हो उनके बीच में से लाइट आ रही हो तो भी ऐसा सीन बन सकता है। सनलाइट जब कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट से हो तब भी ऐसा हो सकता है। तो मल्टीपल एग्जाम्पल है। ये वैसे एक फैक्ट दे रखा है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है। जो कलर टीवी होते थे, आजकल तो चलो एलईडी चलते हैं, कलर टेलीविज़न के अंदर जनरली 3 ही मेन कलर होते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, इनको प्राइमरी कलर्स भी बोल देते थे क्योंकि इन तीनों कलर की हेल्प से बाकी सारे कलर्स प्रोड्यूस हो जाते थे। ये एक एक्टिविटी है जो इस साल एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन, बट ये स्कैटरिंग से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि हाँ भाई स्कैटरिंग हो रही है, और स्कैटरिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर हम यूज करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, देखो इनमें जो जो चीज़ें यूज हुई हैं, अगर मैं आपको सिंपल बोलूं बच्चों, एक बीकर है और उस बीकर में नॉर्मल पानी है, एकदम क्लियर वाटर है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं मिला रखा। और अगर आप तुमसे मैं बोल दूं भाई क्या करो, इस साइड से लाइट रेज पास करो, तो वो क्या होगा, चुपचाप सीधी चली जाएंगी लाइट की रेज, है ना, ऐसे चली जाएंगी, और आपको वो पाथ भी नहीं दिखेगा, आपको पानी में से लाइट की रेज जाती हुई नहीं दिखेगी। आपको सिंपल यहाँ जो सोर्स है आपको यहाँ से लाइट दिखेगी, और मान लो एक स्क्रीन लगा दो तो यहाँ पर आपको एक डॉट सा दिखेगा। ठीक है। ऐसा ही होता है जनरली। लेकिन अगर मुझे पाथ को देखना है तो उस केस में क्या करेंगे और कौन से पार्टिकल किधर स्कैटर होंगे, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इस डायग्राम में, तो आपको दिख रहा होगा एस मीन सोर्स जो लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो जनरली हम व्हाइट लाइट लेते हैं, व्हाइट लाइट मीन्स 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। अब इसको रख दिया यहाँ पर। अब लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए, यानी रेज जो पैरेलल जाए। तो हमने क्या किया, बिल्कुल इसके सामने एक लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस, और ये एस सोर्स उस लेंस के फोकस पे रखा है, यानी इस लेंस की जो फोकल लेंथ है उतनी दूर ये रखा है। रीजन, क्योंकि आपको शायद पता होगा कॉन्वेक्स लेंस की अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो वो पैरेलल रेज बनाता है। तो जैसे ही यहाँ से व्हाइट रेज आएंगी वो लेंस में से पास होके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस तरह से हमें ये लेंस की हेल्प से पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है बच्चों, ये इसका मेन रोल है।
ठीक है। अब अगर ये पानी एकदम साफ होता, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिला रखा, तो लाइट की रेज वापस सीधा चली जाती, सीधा जाती, फिर हमने एक लेंस लगाया, वो लेंस क्या है, फिर से रेज को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अब पैरेलल रेज आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो उसको फोकस पे मिलाएगा। तो इसके फोकस पे हमने एक स्क्रीन रख दी, तो स्क्रीन पे आपको जनरली व्हाइट लाइट ही दिखती है। तो बोले सर यहाँ तो रेड है, भाई नॉर्मल केस बता रहा हूँ, जब पानी एकदम साफ था आपको यहाँ व्हाइट कलर ही मिलता। लेकिन हमने करना है कुछ अलग, स्कैटरिंग देखनी है भाई। तो हमने क्या किया, इस लिक्विड यानी इस वाटर के अंदर हमने हमने सोडियम थायोसल्फाइड मिला दिया और साथ में थोड़ा सा HCl मिला दिया। अब होगा क्या, इन दोनों की रिएक्शन से आप देखोगे कि जो सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और वो एज अ कोलाइडल पार्टिकल्स काम करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ घर पे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का। जो मिल्क होता है बस उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स कर दो, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट में, आप देखोगे वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो आपको हल्का सा लाइट वाइट कलर का मिलेगा, लेकिन वो उसमें से लाइट की पाथ विजिबल होगी काफी सारी। तो आप कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत इजीली बना सकते हो। तो अब मान लीजिए ये पार्टिकल्स हो गए किसके, सल्फर के, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है। अब लाइट की रेज आई, ये पार्टिकल्स अभी भी लाइट की वेवलेंथ से कम है तो स्कैटरिंग होगी। तो जैसे ही इस पार्टिकल पे गिरे तो भाई क्या करेगा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और री एमिट करेगा हर डायरेक्शन में। आप अगर एरो देखो तो हर पार्टिकल पे हर डायरेक्शन में एरो दे रखे हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन में री एमिट होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बाहर की तरफ या री एमिट कौन होगा, वो तो डिपेंड करता है। अब आपको पता है व्हाइट लाइट के अंदर तो 7 कलर हैं, कौन कौन से, विबग्योर के ये 7 कलर हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ तो वॉलेट की है, तो वॉलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, आपको तीनों ऑलमोस्ट ब्लू से कलर के दिखते हैं, तो ये कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होंगे, मोस्ट स्कैटर्ड होंगे। और सबसे लीस्ट कौन सा होगा, रेड कलर। ये ऑलमोस्ट होगा ही नहीं, ये लीस्ट स्कैटर होगा। तो क्या होगा, ये पार्टिकल से सबसे कम रेड स्कैटर हो रहा है, तो रेड ऑलमोस्ट सीधा ही चला जाएगा, रेड सीधा जाएगा। इस लेंस ने उसको कंबाइन किया, वापस यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, तो आपको यहाँ पर रेड कलर दिखा। तो यहाँ पर रेड कलर दिखने का मीनिंग ये है कि भाई ये सबसे कम स्कैटर हुआ, इसकी स्कैटरिंग ऑलमोस्ट हुई नहीं, इसलिए ये यहाँ पहुंच गया। लेकिन साइड में आपको हर तरफ ब्लू कलर दिखेगा, क्योंकि इधर से भी ब्लू कलर आ रहा है बाहर, मतलब वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ये 3 कलर आ रहे हैं। इस साइड से भी आएंगे, इस साइड से भी आएंगे, इस साइड से भी आएंगे, इस साइड से भी आएंगे। तो आपको जो सोल्यूशन है उसका कलर ऑलमोस्ट ब्लू सा दिखेगा, या आप बाहर से देखोगे आपको वो ब्लू दिखेगा। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग को इंडिकेट करता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसी का ही बच्चों दे रखा है, ठीक है, आप समझ सकते हो। अब है बात एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, कहाँ हमें नेचर के अंदर जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल होती है। तो जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है वो है ब्लू कलर, किसका, स्काई का। तो भाई स्काई जो है ब्लू कलर का दिखता है। जनरली हम टाइम की बात करें तो ये बात हो रही है मॉर्निंग की, 10-11 बजे की, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है सन के आसपास का एटमॉस्फेयर हमें, आपको पता होगा, सनराइज या सनसेट के टाइम पे थोड़ा सा ऑरेंज शेड का, रेडिश ऑरेंज हमें मिलता है, थोड़ा सा येलोइश भी उसमें फील आ जाता है। अगर हम बात करें एकदम जो है आफ्टरनून की, तो हमें जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलमोस्ट वाइट सा दिखता है, क्लाउड्स जो है वो नहीं होते, या ऐसे बोलो एकदम क्लियर स्काई दिखता है। लेकिन ये उस टाइम की बात कर रहे हैं सनराइज सनसेट से, सनराइज के बाद का या सनसेट से पहले का। तो ब्लू कलर का स्काई दिखता ही क्यों है, देखो आप सबको पता है कि भाई वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर का मिक्सचर ये हमें सनलाइट से मिलता है, क्योंकि सनलाइट वाइट कलर की लाइट एमिट करता है। उसमें ये वाले वो हैं जिनकी वेवलेंथ कम है और ये वाले वो हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अब वेवलेंथ होने से होगा क्या, भाई आपको पता है स्कैटरिंग जो है वो प्योरली वेवलेंथ ऑफ लाइट पे और पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। तो होता क्या है बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ज़्यादातर पार्टिकल हैं वो इस कलर को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। ये मोस्ट स्कैटर्ड कलर्स होते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। अगर ये फैलेंगे तो हमारी आइज़ में सबसे ज़्यादा ये कलर मिलेंगे, और ये कौन से हैं, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू। तो लाइट ब्लू या स्काई कलर बोल देते हैं उसको, जनरली स्काई ब्लू बोल देते हैं, ये हमें मिलता है, और ये सबसे कम स्कैटर होते हैं। ठीक है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल एयर के अंदर है बच्चों, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स हो सकते हैं अलग अलग साइज के। ठीक है, तो होता क्या है, जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। अगर ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रही है तो आपकी आइज में सबसे ज़्यादा ब्लू कलर ही आएगा, इसलिए आपको वो ब्लू दिखते हैं। अगर सोचो अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो, या कोई ऐसा प्लेनेट जिसका एटमॉस्फेयर ही ना हो, तो भाई वहां पार्टिकल ही नहीं होंगे, और वहां पार्टिकल नहीं होंगे तो वहां स्कैटरिंग नहीं होगी। अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो वहां पर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, लाइट आपकी आइज में ही नहीं आएगी ठीक है। और अगर लाइट आपकी आइज में नहीं आएगी तो वहां पर आपको कैसा दिखेगा, एक डार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पॉइंट है। अगर बोले आपको आउटर स्पेस कैसा दिखता है, भाई ब्लैक दिखता है, रीजन वहां पार्टिकल्स ही नहीं है, पार्टिकल्स ही नहीं है तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी, और अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपकी आइज में कोई कलर ही नहीं आएगा। और एब्सेंस ऑफ लाइट तो क्या होता है, डार्क कलर।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो पैसेंजर्स होते हैं बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जब वो उड़ रहे होते हैं तो बच्चों क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर बहुत कम हो जाता है, डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वहां पर जनरली स्कैटरिंग होती नहीं, इसलिए उनको डार्क दिखता है सब कुछ। कलर ऑफ सन एट सनराइज सनसेट, वैसे ये डायरेक्ट टॉपिक मेंशन नहीं दे रखा, अगर आपने सिलेबस में देखा होगा तो एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इजी है, समझ लेते हैं। तो बेटा ये दो पोजीशंस दिखा रखे, लेटर से ये अर्थ है और ये रेफरेंस पॉइंट है, हम यहाँ पर हैं इस जगह पे, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब बता रहे हैं। तो देखो ये दो पोजीशन दे रखी है, ये एकदम दे रखी है आफ्टरनून की और दे रखी है सनसेट या सनराइज की। ये सनसेट मान लेते, सनराइज इधर दिखाते अपन। तो सोचो जब सन सेट के टाइम पे लाइट है वो एटमॉस्फेयर में से इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने से होगा क्या, एटमॉस्फेयर में तो पार्टिकल्स है और व्हाइट लाइट जैसी एंटर करेंगी स्कैटरिंग स्टार्ट होगी, तो ऑलमोस्ट सारे कलर इधर उधर फैल जाते हैं। सबसे कम कौन सा फैलेगा, रेड कलर सबसे कम फैलेगा, तो ऑलमोस्ट सीधा कौन सा कलर पहुंचेगा भाई, रेड कलर सबसे जो है कम स्कैटरिंग की वजह से यहाँ पहुंच जाएगा। तो यानी यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इस आदमी को, क्योंकि इसको तो रेड रेज मिल रही हैं, तो इसको लगेगा एटमॉस्फेयर हमारा रेडिश कलर का है, इसलिए सनराइज या सनसेट के टाइम पे आपको रेडिश मिलता है। वहीं आफ्टरनून में देखो तो लाइट को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो स्कैटरिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए आफ्टरनून में जो है जनरली आपको थोड़ा बहुत ब्लू कलर स्कैटर होता है, वॉलेट होता है, मैं ये बोलूंगा, लेकिन लार्ज वेवलेंथ वाले कलर नहीं होते, तो इसलिए आपको जो स्काई है वो हल्का सा लाइट ब्लूइश कलर का दिखता है या ऑलमोस्ट सफेद सा भी दिख जाता है। व्हाइट कलर्स क्लाउड, भाई यहाँ स्कैटरिंग नहीं होती, पार्टिकल्स का साइज या जो क्लाउड्स में वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो काफी बड़े साइज की होती हैं, जिससे स्कैटरिंग नहीं होती, तो व्हाइट लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और ऑल डायरेक्शन में सभी कलर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मींस सारे कलर जब एक साथ निकलेंगे तो वो वापस व्हाइट ही दिखते हैं आपको, इसलिए इनका कलर व्हाइट होता है। डेंजरस सिग्नल रेड क्यों होते हैं भाई, रेड कलर सबसे कम स्कैटर वाला होता है, अगर हम डेंजरस सिग्नल रेड कलर के ले लेंगे तो रेड कलर इजीली दूर तक जा सकता है, इसलिए भाई रेड कलर के सिग्नल्स बनाए जाते हैं, स्कैटरिंग सबसे कम होती है इसकी, ठीक है। येलो कलर जो है वो यूज करते हैं, आपने देखा होगा हेडलाइट्स में, फोगी वेदर में, फोग लाइट्स भी बोल देते हैं भाई, क्यों, रेड लाइट तो पहले से हम यूज कर रहे हैं डेंजर सिग्नल के लिए, अब रेड के बाद कोई और यूज करना है, ऑरेंज यूज करो भाई, अरे ऑरेंज यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि रेड और ऑरेंज में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए येलो कलर को चूज किया जाता है, ठीक है, येलो कलर भी दूर से दिख जाता है, ठीक है, इसकी भी वेवलेंथ अच्छी खासी होती है और एटमॉस्फेयर में इसकी जो स्कैटरिंग है वो भी कम होती है, रेड से कम तो नहीं होती, लेकिन हाँ मतलब कंपैरिजन करें तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे कलर्स के कंपैरिजन में तो येलो की जो स्कैटरिंग है वो कम होती है, इसलिए इसका यूज एज अ फोग लाइट किया जाता है, ठीक है। स्काई अपीयर्स ग्रेइश कलर, अरे वाह, स्काई ग्रेइश कलर का दिखता है ओवर सिटीज हैविंग इंडस्ट्रियल यूनिट, जहां पर इंडस्ट्रीज है बहुत सारी वहां थोड़ा सा ग्रेइश कलर दिखता है, रीजन क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्मोक और डस्ट पार्टिकल होता है एटमॉस्फेयर में उन सिटीज के अंदर, वो क्या करती है, वो रेड कलर, ऑरेंज और येलो को भी स्कैटर कर देती है क्योंकि वहां पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और इन सब कलर का मिक्सचर जो आपको ऑलमोस्ट ग्रेइश कलर का दिखता है, ये सभी की बात नहीं कर रहा, ये कुछ पर्टिकुलर सिटीज की बात कर रहा है। क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी एक दो जो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको सैंपल पेपर में दे रखा है, ये सिर्फ सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चंस मैं अलग से सोल्व कर दूंगा आपके लिए। फेस ऑफ द मून इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड नियर साइड, ठीक है, मून का जो साइड हमें दिखता है उसको नियर साइड बोला, जो दूसरी साइड है जो हमारे लिए इनविजिबल है उसको फार साइड बोला। What color would the sky appear to the astronaut standing on the far side of the moon and why? फार साइड मतलब ऐसी जगह जहां लाइट नहीं पहुंच रही उस जगह है और वो स्काई को देखता है, उसको कैसा दिखता है और क्यों दिखता है भाई, आप देखो अगर मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, सिंपल सी बात है, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, आपके आईज में लाइट की रेज किसी पार्टिकल से स्कैटर होके नहीं आएगा, अगर ऐसा है तो आपको डार्क या ब्लैक कलर दिखता है, तो ब्लैक दो ही ऑप्शन में है, तो ए और बी तो आएगा नहीं, और दूसरा एटमॉस्फेयर का रीजन भाई इसमें दिख रहा है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ओके सी सही था। एक क्वेश्चन और आपका सैंपल पेपर में ही दे रखा है, व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, भाई पार्टिकल देते ही समझ लो स्कैटरिंग की बात होगी ज्यादातर, विच डिफ्लेक्ट्स द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी। तो आप देखिए अगर सैंपल पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन है तो यानी इन टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये सी आंसर था। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक सो वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसी थी, यूजफुल थी या नहीं थी। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट है आपकी 10th क्लास के लिए, उसमें आपको मिल जाएगा।
तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।